जी. So very good evening, friends. Today we have the privilege of having with us CA, CS, DISA, IP, Certified MSME Consultant, DIP, IFRS. बहुत सारी डिग्रीज हैं और बहुत ही अच्छी नॉलेज है. She has been with us on earlier occasions also. Today we will be seeking her guidance on case studies on Indian Contract Act, Sale of Goods Act, and Negotiable Instruments Act. And this session is being recorded for the information and benefit of all the participants. To Divya Somani, please. Thank you so much, sir. It has always been a pleasure to be associated with you and to guide my fellow friends, whosoever is senior or junior to me. Without wasting much time, because we are already late, let us start with the case studies. हम लोग आज के सेशन में 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं. एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. तो हर एक की हम एक एक दो केस स्टडीज लेंगे, प्लस साथ में आपको जहां भी कोई भी दिक्कत आएगी आप वहां पे पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट केस स्टडी हमारी है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप लोग अपना पेन पेपर प्लीज रेडी रखिए. जहां भी हम कोई पॉइंट बोलें वहां पे आप नोट कर लीजिएगा, जहां भी आपको अच्छा लगे. तो फर्स्ट केस स्टडी मैं रीड आउट करती हूँ, आप भी साथ साथ में देखते जाइए. मिस्टर अंशुल अप्लाइड फॉर अ जॉब एज प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल. द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम. One member of the school management committee privately informed Mr. Anshul that he was appointed, but official communication was not given from the school. Later, the management of the school decided to appoint someone else as a principal. Mr. Anshul filed a suit against the school for cancellation of his appointment and claimed damages for loss of salary. In short, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हुआ क्या है, मिस्टर अंशुल जो हैं, सर एक बार पीछे वाली वापस स्लाइड पे आ जाइए. हाँ जी. मिस्टर अंशुल ने अप्लाई किया है एज अ प्रिंसिपल किसी स्कूल के अंदर. मैनेजमेंट ने उन्हें अपॉइंट करने का सोच लिया है. उनमें से एक मेंबर जो है, मैनेजमेंट कमेटी का जो एक मेंबर है, उन्हें पर्सनली आके ये बोल देता है कि हम आपको अपॉइंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दिया है. आप अगर इतना सा पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है तो किस टॉपिक से रिलेटेड है ये, कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस, या किस बात का, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, आपने कुछ पढ़ा होगा इस तरीके से. तो ये उस चीज पे है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है आप देखिए. अंशुल जी को तो पहले बोल दिया गया है कि हम आपको अपॉइंट करेंगे, लेकिन मीनवाइल स्कूल ने क्या करा, किसी और को अपॉइंट कर लिया. तो क्या अंशुल यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं? तो केस तभी फाइल कर सकते हैं जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो. हालांकि देखते हैं हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, फिर आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आते हैं आप मुझे बताइएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. किसी का शायद नंद किशोर जी भारद्वाज जी, आपका ऑडियो बंद कर लीजिएगा, है ना, जिस भी पार्टिसिपेंट का ऑडियो ऑन है. सर स्क्रीन वापस फुल स्क्रीन करनी पड़ेगी. हाँ जी, बस आप क्लिक कर दीजिए सर, आ जाएगा. जो अभी हमने केस स्टडी पढ़ी उस पे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिस्टर अंशुल इन द गिवन केस. आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में अपने आंसर करते जाइए. दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, गलत सही हम जज नहीं कर रहे कुछ भी, पर इट्स बेटर टू बी पार्टिसिपेटिव. ठीक है, आप जितना जल्दी जितना फास्ट सोच सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी टाइम बाउंड काम होता है. तो मिस्टर अंशुल किस पोजीशन में यहाँ पर है? सर हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए ऑफरर, बी ऑफरी, सी प्रोमिसर, या डी प्रोमिसी. बस रुकिए सर रुकिए. तो इन चार में से हमें क्या लगता है? अनिल जी का सबसे पहले जवाब आया है ऑफरी. मुझे और भी आंसर चाहिए. हमारे पास हैं पार्टिसिपेंट्स. नेक्स्ट गोकुल जी, ऑफरी. फिर से एक और किसी का भी जवाब आया है. विश्वनाथ जी ने बोला है ऑफरी. एक दूसरे को देख के जवाब मत दीजिए, अपना दिमाग लगाइए. साहिल जी ने बी बोला है ऑफरी. फिर से राजेश जी ने डी बोला है प्रोमिसी. अच्छा, और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? क्योंकि मेरे पास 50% तो आए जवाब. पवन जी ने बोला है डी. देखिए ये स्टार्टिंग टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का,
और मैं माफी चाहूंगी कहने में कि हमारा पहला जवाब भी गलत है। हे भगवान, विशाल जी कह रहे हैं ऑफरर। पहला सही जवाब आया है हमारे पास विशाल जी का, ऑफरर इज द करेक्ट आंसर। अब जिन्होंने भी गलत जवाब दिया है, एक बार हम देख लेते हैं। सर आप इसमें आंसर के लिए प्लीज क्लिक कर दीजिए। हाँ जी, आंसर हमारा ए है। जरा हम डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। देखिए हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो इनिशियल लेवल है दैट इज ऑफर। तो ऑफर जो देता है, द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर इज नोन एज ऑफरर। तो जब अंशुल खुद आगे जाके प्रिंसिपल बनने के लिए बोलना चाह रहे हैं कि आई एम रेडी टू बिकम प्रिंसिपल इन योर स्कूल, या आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज एज अ प्रिंसिपल इन योर स्कूल, एक तरीके से यही तो है बात। जब आप कहीं जाते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो यू आर ऑफरर। और जिसके पास आप गए, ठीक है, द पर्सन टू हुम यू आर ऑफरिंग इज ऑफरी। तो स्कूल यहाँ पर जो हो गया वो ऑफरी है। ठीक है, तो जो ऑफरी आप लोग जवाब दे रहे थे वो स्कूल है। ऑफरर यहाँ पे कौन है? अंशुल है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है। अच्छा, जैसे ही ऑफर, सर रुकिए रुकिए, वापस पीछे अभी बाकी है। प्रोमिसर और प्रोमिसी भी समझाना जरूरी है इसी पॉइंट पे। ऑफरर और ऑफरी, देखिए ऑफर की डेफिनेशन 2A में आती है, उसी में पार्टीज आ जाती हैं। देयर मस्ट बी टू पार्टीज इन एन ऑफर। एक ऑफरर होता है, दूसरा ऑफरी। बिना दो लोगों के ऑफर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एक्सेप्ट जो करता है, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स, तो आप सोचिए एक्सेप्ट करेगा ही कौन? स्कूल को दिया था ऑफर, तो स्कूल एक्सेप्ट करेगी। तो यानी ऑफरी जो है वो एक्सेप्ट करता है। ऑफरी एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। तो इट इज ऑलवेज ऑफरी बिकम्स द एक्सेप्टर, एंड द अदर पार्टी थी कौन? ऑफरर। तो ऑफरर बिकम्स एक्सेप्टी। नॉर्मली हम ये एक्सेप्टर एक्सेप्टी नहीं बोल के अब प्रॉमिसर प्रॉमिसी बोलते हैं उनको। वापस सुनिए, क्योंकि ऑफरर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन गया प्रॉमिस। तो प्रॉमिस बनने के बाद अब हम उन पार्टीज के नाम ऑफरर ऑफरी की जगह प्रॉमिसर प्रॉमिसी बोल देते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो आप समझिए, किसी क्वेश्चन में अगर ऑफरर वर्ड है तो इसका मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, वो सिर्फ ऑफर के लेवल पे चल रहा है। और अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड आता है प्रॉमिसर, हाँ जी सर एक सेकंड में समझा देती हूँ, फिर अपन वापस चले जाएंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड आता है मिस्टर अनिल या मिस्टर अंशुल इज अ प्रोमिसर, तो प्रोमिसर आते ही आप समझ जाइए कि हम एक लेवल आगे बढ़ चुके हैं, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ चुका है, अब वो प्रॉमिस बन चुका है। प्रॉमिस बन गया तो नो डाउट वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सूनर और लेटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना है कि नहीं बना है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम प्रोमिसर नहीं बोल रहे, वहां पे ये ऑफरर के लेवल पर ही है। ठीक है सर, एक बार केस स्टडी वापस दिखा दें, किसी ने बोला है। हाँ जी प्लीज, अभी किसी को कुछ नोट करना है तो कर लीजिएगा। मिस्टर अंशुल ने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया था, स्कूल मैनेजमेंट में डिसाइड तो कर लिया था अपॉइंट करने का, लेकिन इंटीमेशन या कम्युनिकेशन किसने किया? देखिए, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, प्राइवेटली इन्फॉर्म्ड। ठीक है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन या कुछ रिटर्न उनके पास नहीं गया है। बाद में मैनेजमेंट किसी और को अपॉइंट कर लेता, तो क्या मिस्टर अंशुल केस फाइल कर सकते हैं कि उन्हें अपॉइंट नहीं किया, या उनकी जो सैलरी का लॉस है क्या वो उसके लिए डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे केस स्टडी के तौर पे था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो इसमें पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिस्टर अंशुल, तो वो हमने समझ लिया ऑफरर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑफर इज गिवन बाय मिस्टर अंशुल? किस तरह का ऑफर दिया है उन्होंने? क्या ये क्रॉस ऑफर है? ऑप्शन बी स्टैंडिंग ऑफर है, सी जनरल ऑफर है, या डी स्पेशल ऑफर है? अब आप लोग को जवाब देना है इसमें। आपका टाइम शुरू होता है अब। चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट आप आंसर करिए। गलत सही चिंता मत करिए बिल्कुल भी। किसी को तो शुरू करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ ऑफर आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा कभी, ऑफर कितने तरह के होते हैं। साहिल जी का सबसे पहले आया है सी। ओके, गोकुल जी का भी सी आया है, जनरल ऑफर। अनिल जी का आया है बी, स्टैंडिंग ऑफर। सर 50% नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, आप जैसा भी इसको समझ लें, मेरे पास आंसर आने चाहिए।
अनिल जी के बाद भी कई सारे लोग हैं, मुझे नाम नहीं लेना है, पर आप कोशिश करिए। विशाल जी कह रहे हैं ये क्रॉस ऑफर है। और भी प्लीज 3-4 ही आए हैं मेरे पास जवाब, 1-2 को और देना पड़ेगा तब हम आगे चल पाएंगे। श्रीकांत जी बोल रहे हैं सी, जनरल ऑफर। ठीक है। पवन जी कह रहे हैं सी। सर मैं हिंदी में बोल रही हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है हमारे पार्टिसिपेंट्स को? मतलब शुड आई स्पीक इन इंग्लिश ओनली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन मिक्स इट, मिक्स ऐसी कोई मिक्स बात नहीं। लैंग्वेज में हाँ चलेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, नो इश्यूज। मुकुल जी सेइंग बी। थैंक यू श्रीकांत जी। देखिए, आप लोगों ने किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। सर सही जवाब बताएंगे प्लीज? एक मिनट। हाँ जी, सर सही जवाब यहाँ पे डी है, स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर का ही दूसरा नाम जो होता है वो होता है स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा, ऑफर के कई सारे टाइप्स हैं। आपने अभी मेरे को लग रहा है सब तुक्के बढ़ा दिए जिसने भी करा है। होता क्या है देखिए, जनरल ऑफर का मतलब ऑफर किसको दे रहे हैं ये उस तरीके से समझे, टू हुम ऑफर हैज बीन मेड। ठीक है, तो हमने अगर पब्लिक को ऑफर दिया है देन इट इज नोन एज जनरल ऑफर। ठीक है, जैसे आप सिंपल समझिए कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आपने एक होटल खोला है, एक रेस्टोरेंट खोला है और बाहर बोर्ड लगा दिया, कोई भी आ सकता है, देख सकता है, अंदर बैठ सकता है और खाना वाना खा सकता है। या ऐसे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई भी आ सकता है, सर्विसेज यूज कर सकता है। तो इट इज अ जनरल ऑफर विदाउट हैविंग एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई मेला लगता है, कोई एग्जीबिशन लगता है, एनीवन कैन कम, एनीवन कैन अवेल द सर्विसेज और कैन परचेज द आइटम्स। लेकिन यहाँ क्या था, जो मिस्टर अंशुल है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास गए। वो ओपनली तो नहीं कह रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ, कोई भी मुझे अपॉइंट कर लें। ही इज गोइंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन। सो आप किसको ऑफर दे रहे हैं? अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को ही ऑफर दे रहे हैं देन इट बिकम्स अ स्पेशल ऑफर। या इसको ऐसे समझिए, एक्सेप्ट कौन कर सकता है, हु कैन एक्सेप्ट। तो इफ एनी वन ऑफ द पब्लिक कैन एक्सेप्ट देन इट बिकम्स अ जनरल ऑफर। या फिर अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे हमारे केस में था स्कूल ही एक्सेप्ट कर सकती है क्योंकि स्कूल को ऑफर दिया था, वो ही एक्सेप्ट कर सकती है। तो हु कैन एक्सेप्ट, इफ एक्सेप्टर इज अ पर्टिकुलर पर्सन देन इट बिकम्स अ स्पेशल ऑफर। तो स्पेशल ऑफर 1-to-1 होता है। आपने उन्हें दिया, जैसे गुप्ता जी ने मुझे बोला कि आप क्लास ले लेंगी, तो ये एक स्पेशल ऑफर था, सिर्फ मेरे लिए था। अगर ओपनली एक मैसेज डाल देते ग्रुप पे, कोई भी ले लीजिए क्लास, वो एक जनरल ऑफर हो जाता। क्रॉस ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? अगर मैं स्टैंडिंग पहले समझाती हूँ। स्टैंडिंग इज रिलेटेड टू टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर ऑफर ओपन है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जैसे सेल होती है, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दिवाली सेल, होली की सेल, या 7 दिन के लिए अभी हमारे यहाँ पे ये ऑफर अवेलेबल है। तो इफ सम टाइम लिमिट इज गिवन इन एन ऑफर then it is known as standing offer, या it is pertaining to a particular time and it will lapse after that particular time. So standing offer is related to time. क्रॉस ऑफर क्या हुआ, जहां पे ऑफरर और ऑफरी दोनों एक साथ ही ऑफर एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब देखिए, मैंने बोला सर मैं क्लास ले लेती हूँ और सर का भी उसी समय मैसेज आ गया मेरे पास कि आप क्लास ले लीजिए। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि 2 लोग साथ में बोल गए सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज सब कुछ, देन इट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस कैसे बनता है, एक्स, सो इट इज नो ऑफर एट ऑल। ये आप याद रखिए, क्रॉस ऑफर कभी ऑफर होता ही नहीं है, लेकिन एक कैटेगरी अलग बनाई हुई है। देन सेम काइंड ऑफ ऑफर इज गिवन एट द सेम टाइम। ठीक है, आइडेंटिकल ऑफर एट द सेम टाइम, ये इसका कोर पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। एक ऑफर और होता है, किसी को पता है तो जरा चैट बॉक्स में बताइए। एक और तरह का ऑफर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, और एक और होता है, मैंने ऑफर दिया, आपने उसको नेगोशिएट करते हुए दूसरा ऑफर दिया। जैसे मैं शॉप पे गई और मैंने कहा कि मैं ये पर्टिकुलर शर्ट 500 में लेना चाहती हूँ। नहीं सर, कंडीशनल ऑफर तो एक अलग ही चीज है। कंडीशनल ऑफर तो अलग चीज है, मैं बताती हूँ। मैं काउंटर ऑफर कह रही हूँ सर। काउंटर ऑफर, बिल्कुल सही, श्रीकांत जी ने बोला है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर इज समथिंग, मैंने आपको बोला कि मैं ये शर्ट 500 में लेना चाहती हूँ, शॉपकीपर कहते हैं नहीं मैं तो आपको 600 में ही दूंगा, मैं 500 में नहीं दूंगा आपको। तो ऑफर के बदले ऑफर जब हमें मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर?
दोनों में 2 ऑफर्स मिल रही हैं, लेकिन क्रॉस ऑफर में दोनों लोग सेम टाइम पे बोलते हैं और आइडेंटिकल चीज बोलते हैं। काउंटर ऑफर में पहले एक पर्सन बोलता है, फिर दूसरा पर्सन बोलता है, और चीज भी सेम नहीं होती है, कुछ ना कुछ चेंज है, या तो प्राइस चेंज है, या तो क्वालिटी प्रोडक्ट कुछ तो भी चेंज है। सो देन आफ्टर एन ऑफर द अदर पर्सन काउंटर्स इट विथ अनदर ऑफर। ठीक है, तो जैसे सर ने मुझे कहा आप 7 बजे क्लास ले लेंगी, मैंने कहा सर 8 बजे कर दीजिए, तो ये मेरी तरफ से काउंटर ऑफर है। नाउ इट इज ओपन फॉर द अदर पर्सन टू एक्सेप्ट। मैंने अपनी तरफ से भी ऑफर दे दिया, अब सामने वाले पे है, वो करना चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। तो ये काउंटर ऑफर में इस तरीके से होता है, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा देन इट विल बिकम एन ऑफर। ठीक है, तो वो काउंटर ऑफर है। कंडीशनल ऑफर में क्या हुआ, मैंने आपको कंडीशन के साथ दे दिया, मैं एक्सेप्ट तो करूंगी लेकिन इस कंडीशन के साथ। ठीक है, तो एक होता है कंडीशनल ऑफर, एक होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अगर आप मुझसे पूछें तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एज इट इज एक्सेप्ट करना, जो बोला एज इट इज एक्सेप्ट करना। मैं अगर आपको शर्ट 500 में बेचना चाहती हूँ और आप उसमें कहते हैं कि नहीं मैं तो 400 में लूंगा, तो आपकी तरफ से कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। एज पर लॉ कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, इट बिकम्स अ काउंटर ऑफर। नाउ इट इज ओपन फॉर द अदर पार्टी वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट और नॉट। आपको समझ में आ रहा है? तो काउंटर ऑफर जो है एक तरीके से, अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कहती है जो भी बोला गया है ऑफर के अंदर एज इट इज अगर आप एक्सेप्ट करते हो देन इट बिकम्स एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज जस्ट इक्वल टू काउंटर ऑफर, आप नोट कर लें चाहे। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट काउंटर ऑफर and it is open for the other person whether he wants to accept or not. So it may convert into a contract, it may not convert into a contract. ठीक है, और एक यहाँ पे केस लॉ है जनरल ऑफर स्पेशल ऑफर के लिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मैं वापस बोल देती हूँ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, ये आप नोट कर लें, ये इसी पर्टिकुलर चीज पे था कि स्पेशल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ जी। वेदर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, अभी हमारा केस वही चल रहा है, मिस्टर अंशुल स्कूल में गए हैं प्रिंसिपल के लिए अपॉइंट होने के लिए। वेदर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बाय वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ध्यान से पढ़िए, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन हुआ है, जो मेंबर्स कमिटी मेंबर था उसने पर्सनली आके बोल दिया। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या एक्सेप्टेंस का कोई ऐसा रूल है कि पर्सनली बोलना चलेगा या नहीं चलेगा, या रिटन ही होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑलवेज हैज टू बी इन राइटिंग। वो वाले टॉपिक पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ समझना चाहते हैं वेदर इट अमाउंट्स टू एन एक्सेप्टेंस और नॉट, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ये केस फाइल कर सकते हैं मिस्टर अंशुल कि मुझे अपॉइंट नहीं किया। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है यस ही इज एन ऑथराइज पर्सन, ही यहाँ पे आ रहा है जो मैनेजमेंट कमिटी का मेंबर है। हाँ जी, हमारे पास श्रीकांत जी का तो आंसर भी आ गया बी, बाकी लोग एक बार पढ़ लीजिए। बी ऑप्शन था नो, acceptance should be in writing only. C, yes, it is implied acceptance. D, no, he was not an authorized person. राजेश जी कहते हैं D, he was not an authorized person. फिर से हमारे पास पवन जी का आंसर आया है D. विशाल जी कहते हैं B, no, acceptance should be in writing only. अनिल जी कहते हैं D. ओके, गोकुल जी कह रहे हैं B, मतलब B और D में ही चल रहा है सबका। ये तो कंफर्म है कि यस वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके ठीक है, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सर हमारा आंसर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। सही जवाब है डी, जो कि काफी लोगों ने दिया भी है। देखिए ये बात तो सही है कि एक्सेप्टेंस में हमने बोला कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज मस्ट। कम्युनिकेशन तो करा था, लेकिन क्या सही पर्सन ने कम्युनिकेशन किया, सही तरीके से कम्युनिकेशन किया, और जिसको करना था उसी को किया। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली बात, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी इन राइटिंग ओनली, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफर भी तो ओरल था, तो एक्सेप्टेंस भी ओरल हो सकता है। देयर इज नोवेयर रिटन की ये रिटन ही होना चाहिए। हालांकि स्कूल के नॉर्म्स या कॉलेज के नॉर्म्स होते हैं ऐसा कि आपको राइटिंग में देना पड़ेगा, वो तो उनके स्कूल में फॉर्मेलिटी है, वो तो फॉर्मल तभी माना जाएगा जब वो रिटन देंगे, बट ओरली भी होता है तो इट इज
as per law it is well and good communication of acceptance. लेकिन यहाँ पे जिसने communicate किया, whether he was an authorized person, ये हमें नहीं पता. One of the members of committee, आप ध्यान से समझिए, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, क्या सभी ऑथराइज्ड होते हैं कोई पर्टिकुलर चीज या चेकबुक साइन करने के लिए? हर एक के पास अथॉरिटी नहीं होती है. तो सिर्फ ये कह देना कि वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी कम्युनिकेटेड द अपॉइंटमेंट, वो वाला बात हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. तो इफ इट इज गिवन दैट ही इज एन ऑथराइज्ड पर्सन टू डू सो, तब तो यहाँ पे हो जाता कि वो वैलिड अपॉइंटमेंट है. पर क्योंकि हमें यहाँ नहीं दिया हुआ, वी कैन अज्यूम दैट ही वाज नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ लिखा है प्राइवेटली ही इन्फॉर्म. अदरवाइज लिखते आराम से कि उसने इन्फॉर्म कर दिया था. व्हाई टू यूज दिस प्राइवेटली वर्ड? ठीक है, तो वो कुछ कुछ वर्ड्स को आपको पिक करके अजम्पशन बनाना पड़ता है. तो since he was not an authorized person, it is not a proper communication of acceptance. So अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, who can communicate the acceptance? आखिर ये acceptance कौन देता है? तो ध्यान से समझिए, ऑफर जिसको दिया था सिर्फ वो ही acceptance दे सकता है. तो ऑफर किसको दिया था? स्कूल की जो मैनेजमेंट कमिटी है उसको. तो either the management committee can, वो पूरे के पूरे मैनेजमेंट कमिटी यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर सकती है, या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी कैन एक्सेप्ट. ये यहाँ पे मेन पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए. सर क्लिक कर दीजिए, एक यहाँ पे मैंने डाल रखा है पॉइंट आप लोग के लिए लिखने के लिए. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का रूल क्या है? द रूल इज एक्सेप्टेंस शुड बी मेड या एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय ऑफरी हिमसेल्फ और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट ओनली. कोई भी थर्ड पर्सन अगर कम्युनिकेट करता है तो वो वैलिड नहीं है. जैसे मेरे बिहाफ पे किसी और ने सर को मैसेज कर दिया कि हाँ दिव्या मैम लेने के लिए तैयार हैं क्लास, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि मैंने ऑथराइज नहीं किया हो किसी पर्सन को. या तो मैं खुद बोल रही हूँ या मेरे बिहाफ पे कोई ऑथराइज पर्सन बोले, किसी भी थर्ड पर्सन के बोलने से नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट केस स्टडी इटसेल्फ. Whether the suit filed by Mr. Anshul is tenable. वो जो सूट फाइल करने की बात थी कि आपने मुझे भी बोल दिया अपॉइंट करने के लिए, किसी और को भी रख लिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. क्या वो केस फाइल कर सकता है स्कूल मैनेजमेंट के लिए? ऑप्शन बी राजेश जी का, नो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बी बी बी, मेरे ख्याल से ये तो सेट है कि सबको बी समझ में आ ही जाएगा. अब मुझे लॉजिक बताइए, why it is not a valid contract? तो आखिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? When can we say a contract is a valid contract? एक्सेप्टेंस होगा तो सर प्रॉमिस है. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें चाहिए. सेक्शन 10 आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल वो एक्सेप्टेंस वाली बात तो आ ही गई. आप एक बार सेक्शन 10 नोट करिए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है जहां पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है. तो उसमें लिखा हुआ है देयर हैज टू बी अ प्रॉपर ऑफर, देयर हैज टू बी प्रॉपर एक्सेप्टेंस, बिल्कुल एनफोर्सेबल होना चाहिए. जो एलिमेंट्स, मैं वापस बोल रही हूँ, if any of the elements of section 10 is not fulfilled, it is not a valid offer. ठीक है सर, हम नेक्स्ट ले सकते हैं. हाँ जी. फर्स्ट केस स्टडी मेरे ख्याल से सबको क्लियर है. कोई डाउट फर्स्ट केस स्टडी में? तो हम अभी यहीं ले लेते हैं. नहीं तो ठीक है, सेकेंड केस स्टडी हमारी, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फॉर यू. ऋषभ अ माइनर, तो आप ध्यान से समझिए, जहां माइनर आ गया वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता ही है हमेशा. तो ऋषभ अ माइनर falsely representing his age enters into an agreement with a shopkeeper for a loan amount for purchasing a laptop. He gave his expensive watch as a security and took a loan of ₹70,000. तो ऋषभ एक माइनर है, उसने अपनी घड़ी दे दी, गिरवी रख दी, और उसके बदले में उसको 70,000 रुपए शॉपकीपर से मिल गए. वो माइनर है, ये बात हाईलाइट की है. अब उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है वो आप बताएंगे थोड़ी देर. ही परचेज अ लैपटॉप, सो 70,000 उसने लिए थे, उसमें से 63 का उसने लैपटॉप खरीद लिया. एंड
happily spent the rest of the month with his friend on a treat. Later on, he realized that his watch was an expensive watch and he should not have given it like this to the shopkeeper. So he went back to the shopkeeper and asked for his watch back. However, he refused to repay the loan. ही यहाँ पे आया है ऋषभ के लिए. ऋषभ लोन तो पे नहीं करना चाहता, लेकिन उसको अपनी घड़ी वापस चाहिए. The shopkeeper disagrees to this and amount. अब आपको समझ में आता है क्या ये करेंगे तो माइक में डिस्कस हो जाएंगे. मैं आगे क्वेश्चन पे चलूं उससे पहले मैं चाहती हूँ माइनर के बारे में कहाँ लिखा हुआ है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता. विच सेक्शन. इवन इफ आपको सेक्शन नहीं पता तो कोई टॉपिक तो पता होगा जहां पे बात होती है. वही वाला है सर, वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसी में एक पॉइंट आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. सो हु ऑल आर सेक्शन 10 में ही सर आगे सेक्शन 11 आता है आगे जाके. तो सेक्शन 11 एग्जैक्टली सेज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपको नहीं ध्यान है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए. 2-4 सेक्शन सर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होने चाहिए. सेक्शन 11 इज रिगार्डिंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. सो जो एक्ट है वो कहता है कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. तो एक्ट में लिखा है एवरीवन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 3. 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. जरा आप बता सकते हैं कौन कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट. माइनर ओके, इनसेन ओके, एक और है सर. कोई भी और. इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं तो वहां पे गुड. कोई ल्यूसिड इंटरवल यहीं पे टर्म आ जाता है. बिल्कुल सही. ठीक है मैं बता 2D सेक्शन. बिल्कुल सर मैं वही बता रही हूँ आपको. लिखा है 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एम यू क्या हुआ. अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अब अनसाउंड माइंड कौन होता है. अनसाउंड माइंड में फिर से लिखिए 3 लोग. ILD idiots, lunatics, drunkards. idiots, lunatics, drunkards. ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते. हाँ पर अभी जैसे सर ने कहा ड्रंकर्ड अब पूरे टाइम तो नशे में नहीं है. जिस टाइम वो होश में है उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. वो वैलिड भी रहेगा. जिस टाइम पीरियड पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अलाउड है जहां, उसे कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल. LUCID ल्यूसिड इंटरवल. In lucid interval they can enter into contract. 3 लोग जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हमने बात करी माइनर, अनसाउंड माइंड और तीसरा होता है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो कौन होते हैं जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं. जैसे कि सिंपल इंसॉल्वेंट आपने बोल ही दिया अभी. ठीक है. इंसॉल्वेंट इज समवन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. और जो भी और कोई जिसको कभी डिस्क्वालिफाई कर दिया है कि आप नहीं कर सकते हो. कई बार होता है कोर्ट में केस चल रहा है उस दौरान आप कुछ नया एक्टिविटी नहीं कर सकते. यू आर डिबार्ड फ्रॉम डूइंग दैट. क्या प्रोफेशनल को कभी भी मना किया जा सकता है. मैं एक सिंपल एग्जांपल यहीं पे पूछना चाहती हूँ. जैसे किसी CA को अभी बहुत सारा वो जेल में डाल दिया कि आप CA को अगर डिबार कर दिया में मना किया गया है काम करने से तो प्रोफेशनली ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. पर वो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स तो कर सकता है. घर का सामान तो खरीद ही सकता है. कोई चीज उसको बाजार से लानी है वो ला सकता है. अगर घर पे कोई लोन चल रहा है उसको रीपे कर ही सकता है. ठीक है. तो इट इज नॉट दैट प्रोफेशनल्स को जहां भी डिस्क्वालीफाई किया है वो उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में डिस्क्वालीफाई किया. इट इज नॉट अ जनरल डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है सर. हम आगे आते हैं.
इसी केस स्टडी पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ अबव. फर्स्ट क्वेश्चन, a minor is not competent to enter into contract. This provision is contained in section. अब तो ये आपको आता ही है, अब तो ऑप्शंस की भी शायद जरूरत नहीं है, फटाफट से आंसर दे दीजिए. बिल्कुल सही है श्रीकांत जी, सेक्शन 11. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. कैन ऋषभ यहाँ पे वो माइनर था, कैन ऋषभ बी फोर्स्ड टू रीपे लोन अमाउंट. क्या उसको फोर्स किया जा सकता है कि तुम पहले लोन का अमाउंट तो दो, घड़ी मांगने तो तुम आ गए. तो एक क्लियर यहाँ पे ऑप्शन दिया है नो. सेकंड यस, सिंस ही वाज अ बेनिफिशियरी. ये बेनिफिशियरी कहाँ से आ गया? बेनिफिशियरी का मतलब ध्यान है क्या किसी को? माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, ऐसा बोला जाता है. आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करिए. वो पूरा फुल अमाउंट के लिए तो हम उसे नहीं बोल सकते, पर 7,000 जो बाकी था उसके पास, उसके लिए बोल सकते हैं. या कोई कह रहे कि 63,000 के लिए तो हम उसको बोल सकते हैं. देखिए आप जवाब देंगे तो थोड़ा सा मुझे समझ में आएगा कि आप कहाँ किस पॉइंट पर अटक रहे हैं. अनिल जी कहते हैं बी. बस जहां देखा बेनिफिशियरी वहां पे आपने लगा दिया. थोड़ा सा और सोचिए सर. अच्छा ठीक है. विशाल जी कह रहे हैं ए. ठीक है, हम लोग इसको ओके. अच्छा ठीक है. विशाल जी कह रहे हैं ए. ठीक है, हाँ सही है सर. सर फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो बड़ा फर्क है. फ्रॉडुलेंट फ्रॉड क्या होता है? मिस्टर इसने इंटेंशनली किया था, नहीं तो कोई लोन देता नहीं उसको. बिल्कुल ठीक बात है. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ब्रॉडली हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऋषभ को बोला जा सकता है कि वो लोन का अमाउंट वापस दे. देखिए एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट, मैं अग्रीमेंट ही कहूंगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं है माइनर के साथ. इट इज वॉइड है. कोई भी आपने अगर अग्रीमेंट के लेवल पे ही रह जाएगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, यहाँ पे इस तरीके से हम बोलते हैं क्योंकि वो बना ही नहीं है माइनर, क्योंकि अलाउड ही नहीं है कोई भी काम करने के लिए. तो जो भी यहाँ पे हुआ था ट्रांजैक्शन, कि उसने अपनी घड़ी दी थी और उसको बदले में लोन का अमाउंट मिल गया, ये एक तरीके से लॉ के नजरों में वॉइड एब इनिशियो है. ठीक है, तो इसीलिए ऋषभ कैन नॉट बी फोर्स टू रीपे द लोन अमाउंट. उसको फोर्स कर कौन रहा है? शॉपकीपर क्या उसे फोर्स कर सकता है? वो वैसे बोलेगा तो वो दे नहीं रहा, तो शॉपकीपर ने सूट फाइल कर दिया, तो कोर्ट के थ्रू तो वैसे भी ये वॉइड एब इनिशियो था. तो ही कैन नॉट बी फोर्स टू रीपे द लोन अमाउंट. ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है. अभी बेनिफिशियरी क्या है मैं इसको अभी आपको बताना चाहती हूँ इसी पॉइंट पे. देखिए बोला जाता है कि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, ये रूल है. तो इसका मतलब ये है माइनर कुछ केसेस में बेनिफिशियरी हो सकता है. उन सिचुएशंस में पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है. नॉर्मली द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय माइनर दे आर void ab initio. However, at some places where he himself is a beneficiary is valid. For example, in case of partnership, suppose minor is a partner in some firm, then he is a beneficiary. He's taking profits from that firm. In that case, that particular agreement, that particular contract is valid because it is for his benefit. ठीक है, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए था, वहां पे वो चीज वैलिड हो जाती है. तो आप समझिए सामने वाला केस कर रहा है यहाँ पे, तो कोर्ट हमेशा उसका साथ देगी, बिकॉज यहाँ पे ये लिखा होता है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. वो तो ये बोल ही सकता है मैं तो माइनर ही था, मुझे क्या पता. ठीक है, पर माइनर अगर अपने राइट्स के लिए बोलेगा मैं बेनिफिशियरी हूँ, मेरे से तो इसने घड़ी ले ली लेकिन मुझे लोन का पैसा नहीं दिया, तो फिर कोर्ट माइनर के साथ रहेगी कि क्यों नहीं दिया, देना पड़ेगा. इस तरीके से तो माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी. माइनर दोनों तरफ से फायदा उठा सकता है. तो यहाँ पर हमारा रीपे करने की बात थी, तो कोर्ट हमेशा ऑब्वियसली उसके साथ रहने वाला है. तो वॉइड एब इनिशियो बोलते हुए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, उसको रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे कोई डाउट है क्या किसी को? तो आप पूछ सकते हैं. इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो सर हम नेक्स्ट ले लेते हैं फिर. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन शॉपकीपर फाइल अ केस, अब शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, कैन शॉपकीपर फाइल अ केस आफ्टर 3 years व्हेन ऋषभ बिकम्स अ मेजर? भाई माइनर था जब तक तो कुछ नहीं कर सकते, अब वो मेजर हो गया, मतलब वो वेट ही कर रहा था शॉपकीपर की मेजर कब होता है, और फिर उसने केस फाइल कर दिया, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो फर्स्ट, क्या वो रिकवरी कर सकता है? आंसर इज नो। सेकेंड ऑप्शन, यस रैटिफिकेशन इज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट है लिमिटेशन एक्ट वाली बात कुछ आ गई यहाँ पे, आप बताइए आंसर आप दीजिए तो फिर हम इसे डिस्कस करें। राजेश जी कह रहे हैं नो, फर्स्ट ऑप्शन ना, नो दोनों में है सर, आप स्पेसिफाई करें ए या डी। डी, ठीक है। सर एक तो इसमें नया वर्ड आया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, रैटिफिकेशन। ये रैटिफिकेशन क्या होता है? रैटिफिकेशन मींस रेक्टिफिकेशन। जो ओरिजिनल चीज गलत है आप उसको रैटिफाई नहीं कर सकते हो, तो ओरिजिनली ही ये वॉइड ab initio था, तो 3 साल बाद क्या उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा? नहीं, इट विल स्टिल रिमेन वॉइड ab initio इन द आईज ऑफ लॉ, तो बाद में भी आप रिकवर नहीं कर सकते, इसीलिए माइनर के केस में ऐसा कहते हैं रैटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आप नोट कर लीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो 3 साल बाद शॉपकीपर को राइट्स मिल जाएंगे क्या? नहीं। लिमिटेशन एक्ट तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, उसका पॉइंट आएगा ही नहीं यहाँ पे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डील हो गया। सर आंसर भी क्लिक कर दीजिए प्लीज। आंसर डी है, नो रैटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो चाहे शॉपकीपर आज केस करे चाहे 3 साल बाद केस करे, उसको कोई बेनिफिट कहीं भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। विल ऋषभ गेट हिज वॉच बैक? शॉपकीपर को तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या ऋषभ को उसकी घड़ी मिल जाएगी? आप बताएं, ऑप्शंस हैं आपके सामने। अनिल जी कहते हैं बी, यस एज इट इज वॉइड ab initio। साहिल भी कह रहे हैं यस इट इज वॉइड ab initio। श्रीकांत जी भी कह रहे हैं बी, ठीक है बी। ये तो सबको आ गया फिर समझ में कि हाँ वॉइड ab initio होते ही कैंसिल हो जाता है एंड बोथ द पार्टीज रीस्टोर टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एक तरीके से, तो उसको तो अपनी घड़ी मिल जाएगी बट ही इज नॉट बाउंड टू पे द मनी। कितनी बढ़िया बात है माइनर के लिए। ठीक है सर, आंसर भी क्लिक कर दें प्लीज। अब एक थोड़े सा छोटे सी चीज देखिए, 63,000 का उसके पास लैपटॉप है ना, और 7,000 के उसने मजे कर लिए, टोटल 70,000 था। तो अगर शॉपकीपर को रुपए तो नहीं मिल सकते, पर क्या वो कोर्ट में ऐसा बोल सकता है कि मुझे आप वो लैपटॉप दिला दो? रुपए तो मैं नहीं ले पाऊंगा, पर जो अब उसके पास पोजेशन में जो चीज है वो मुझे दिलवा दें, क्या ऐसा हो सकता है? या जितना उसने खर्च नहीं किया। प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम आगे सर अभी नहीं बढ़ रहे, एक बार पहले ये करने दीजिए लोगों को, क्या लैपटॉप ले सकते हैं? if anything is he can take the plea to my mind, okay। सर कोर्ट में इसके लिए भी लिखा हुआ है कि इफ द थिंग इज इन हिज पोजेशन, मतलब वो लैपटॉप अभी उसके पास ही है, तो कोर्ट उसको रीस्टोर करने के लिए कह सकता है, मतलब रिटर्न करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो पैसे देने के लिए तो बाउंड नहीं करेंगे, बट इफ ही हैज समथिंग जो उसके पोजेशन में है, मतलब सपोज लैपटॉप है उसके पोजेशन में, तो वो उसको रिटर्न करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो उसने लैपटॉप भी बेच दिया किसी और को, तो अब ये नहीं कहेंगे जा जाके उससे लेकर आ, जो भी देखो पैसे मिले उसके लैपटॉप के बदले वो अब यहाँ रिटर्न कर, वो नहीं बोला जाएगा उसको। ये है, ठीक है हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं सर, नेक्स्ट केस। आई होप माइनर वाले कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। एक माइनर का वो नेसेसरीज वाला पॉइंट भी होता है, माइनर इज ऑलवेज लायबल फॉर नेसेसरीज।
इफ ही, एक सेकंड, श्रीकांत जी कुछ कह रहे हैं, इफ ही सोल्ड द सेम टू समवन एंड हैव द मनी, नहीं सर मनी के लिए नहीं बोलेंगे उसको, मनी के लिए तो ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न ना। ठीक है, नेक्स्ट, रचना अरेंजेस एन ऑक्शन। अब सर ये थोड़ा मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यहाँ पे केस स्टडी डाला हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। रचना अरेंजेस एन ऑक्शन टू सेल एन एंटीक वॉल क्लॉक। मेघना बीइंग वन ऑफ द बिडर्स, आपको ऑक्शन पता ही है, ऑक्शन में क्या होगा कि बहुत सारे बिडर्स आएंगे, बिडिंग प्रोसेस चलेगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो दे दिया जाएगा जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मेघना बीइंग वन ऑफ द बिडर्स गिव्स द हाईएस्ट बिड। और आपको पता होगा ऑक्शन में जो सेल हो रही है, इट इज ऑलवेज बाय द फॉल ऑफ हैमर, नॉर्मल यही प्रोसीजर होता है। तो वही यहाँ पे हुआ, फॉर अनाउंसिंग द कंप्लीशन ऑफ द सेल द ऑक्शनियर फॉल्स द हैमर ऑन द टेबल। लेकिन हुआ क्या, बट सडनली द हैमर ब्रेक्स एंड डैमेजेस द वॉच। वो हैमर टूटी और उस घड़ी पे लगी और वो घड़ी वहां पे टूट गई, व्हाटएवर। मेघना वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब घड़ी नहीं रही तो मेघना कहती है या टूट गई घड़ी तो मुझे तो नहीं चाहिए घड़ी, कैन शी अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट? अभी अभी तो लिया था, अभी अभी टूट गई, अब क्या करें? तो उस पे क्वेश्चन है जी, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस? सबसे पहले, is this an express contract, is it unenforceable contract, voidable contract और implied contract? प्लीज आप लोग आंसर करें फटाफट चैट बॉक्स में। सी voidable, अनिल जी कह रहे हैं। श्रीकांत जी कह रहे हैं सी voidable, ओके। राजेश जी कहते हैं ए एक्सप्रेस। तरुण जी कह रहे हैं डी इम्प्लाइड। साहिल जी कहते हैं इम्प्लाइड। एक और जवाब चाहिए, सुनित जी कहते हैं बी अनएनफोर्सेबल। सर सही जवाब इसका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। सर आंसर भी दिखा दें। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको सब में डिफरेंस क्या है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग इन वर्ड्स, इट मे बी इन राइटिंग, इट मे बी ओरल। तो एक्सप्रेस राइटिंग भी होता है, ओरल भी होता है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए ये चीज, छोटी छोटी बातें। एक्सप्रेस विच यू कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स वेदर इन राइटिंग और ओरल, बोथ आर कंसिडर्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, वो हैमर वाला जो था, ठीक है। सेल हो गई, सेल के लिए क्या अनाउंस हुआ, सेल हो गई, सेल हो गई, बोला तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने तो खाली हैमर बजाया। तो वो हैमर बजाना इज अ कंडक्ट और बिहेवियर, ठीक है। दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वेयर वर्ड्स आर नॉट यूज्ड बट द एक्सेप्टेंस और द कम्युनिकेशन इज डन बाय कंडक्ट और बिहेवियर, एक तरीके से। तो वो फॉल ऑफ हैमर इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, जहां बोल के नहीं कहते हो, लिख के कुछ नहीं कहते हो, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में बन गया। जैसे ही उसने बिडिंग किया, आपने हैमर बजाया, तो वो ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ एंड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पे ऑक्शन के केस में। तो आप लिख लीजिए, ऑक्शन सेल इज अ काइंड ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जहां पे वो बाय फॉलिंग ऑफ हैमर ही अनाउंस होता है। अब जो आप कंफ्यूजन है, मुझे समझ में आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं अनएनफोर्सेबल, कुछ कह रहे हैं वॉइडेबल, तो हमें क्लियर है ही नहीं कि आखिर ये होते क्या है। वॉइडेबल तो सिर्फ और सिर्फ तब होता है, अगर आपको पता हो तो, फ्रॉड से बना है, मिसरिप्रेजेंटेशन से बना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना है, ठीक है। ये वाली जो चीजें होती थी, कॉर्शन, तो सेक्शन 13 वाली जो चीजें आ जाती है, 13, 14, 15, 16, 17, ये वाले जो 13 में आता है वो फ्री कंसेंट, मतलब कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, वहां बात आ जाती है। सेक्शन 14 से बेसिकली स्टार्ट होता है फ्री कंसेंट। आप लिख लीजिए, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, या इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विथ नो फ्री कंसेंट। अगर कंसेंट ही फ्री नहीं है और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब आपके सर पे बंदूक रखी और बोला कि साइन कर यहाँ पे, ठीक है, डरा धमका के आपसे काम करवा रहे हैं, तो वो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, क्योंकि लॉ की नजरों में तो वो दिख रहा है, पेपर पे साइन किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही। लेकिन क्योंकि आपकी मर्जी नहीं थी, देन इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिचुएशन इन बिटवीन वैलिड, हाँ जी बिल्कुल सही अनिल जी ने कहा, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। तो जिसके सिर पे बंदूक रखी बेसिकली, दैट इज अग्रीव्ड पर्सन।
आपको बोला जबरदस्ती क्लास तो अटेंड करनी ही करनी है, रोज करोगे तो ग्रुप में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। या मैं जबरदस्ती कर रही हूँ आंसर दो नहीं तो आगे नहीं बताएंगे। तो अगर कहीं हो रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस है या जो भी, तो उस केस में यहाँ पर आएगा voidable, ठीक है। अनएनफोर्सेबल क्या होता है? अनएनफोर्सेबल इज समथिंग वेयर सम टेक्निकल डिफेक्ट इज देयर। आपने पार्टनरशिप डीड बना दी, रिटन अग्रीमेंट है, प्रॉपर है, सब कुछ है, लेकिन साइन ही नहीं हुए पार्टनर्स के, ठीक है, या स्टैम्प ड्यूटी जितना लगना था उतना नहीं लगा, देन इट इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर एक तरीके से। पर जैसे ही उस पे साइन हो जाएगा, जैसे ही उस पे वो स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर पे हो गई या प्रॉपर स्टैम्प वैल्यू का आपने ले लिया अग्रीमेंट बनाने के लिए, देन इट इज अगेन फोर्सेबल या इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप समझिए अनएनफोर्सेबल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज सम काइंड ऑफ टेक्निकल एरर। कोई टेक्निकल एरर होने की वजह से आप उसको एनफोर्स नहीं कर पाते हो, लेकिन जैसे ही वो टेक्निकल एरर रिमूव हो जाएगा, it is back into the position of valid contract. In short, it has all the essential elements of a valid contract. However, there is some technical error which is not allowing it to get enforced. ठीक है, and therefore it is known as unenforceable contract. तो unenforceable अलग होता है और void अलग होता है, ठीक है। void तो कभी भी आप enforce कर ही नहीं सकते हो, लेकिन unenforceable को आप enforce कर पाओगे as soon as that technical defect is removed, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑक्शनियर? ऑक्शनियर किस पोजीशन में काम कर रहा है अब? ही इज द एजेंट ऑफ द ओनर, ही इज द एजेंट ऑफ द सेलर, ही इज द एजेंट ऑफ द बायर, और ही हिमसेल्फ इज द ऑफरर, क्योंकि वो ऑफर कर रहा है ना, ये घड़ी देना चाहता हूं मैं इतने रुपए में। आंसर्स प्लीज चैट बॉक्स में। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो ऑक्शनियर की जो पोजीशन है, ही इज एन एजेंट, एजेंसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ही इज एन एजेंट बेसिकली। वो खुद की चीज तो बेच ही नहीं रहा, तो ऑफरर नहीं है। पर ऐसा मना भी नहीं किया, ऑक्शनर खुद की चीज भी बेच सकता है भाई, वो उसकी खुद की भी तो चीज ऑक्शन कर सकता है कभी। तो अभी इस हमारी सिचुएशन में, हमारे केस में हमें पता है वो खुद ऑफरर नहीं है, मतलब या खुद ओनर नहीं है बेसिकली। अब पर वो एजेंट होता है। अब एजेंट किसका होता है? ओनर का होता है कि सेलर का होता है कि बायर का होता है? देखिए बायर का तो नहीं है, बायर यहाँ पे बिडर्स है जो भी है। तो अब क्वेश्चन आता है ए या बी, तो ओनर का एजेंट है या सेलर का एजेंट है, उसको किसने अपॉइंट किया? तो इसमें भी एक सिचुएशन है, जरूरी नहीं कि हर टाइम। हाँ बी आप बोल रहे हो, सेलर, सेलर इज अ बेटर वर्ड। जो भी सेल करना चाहता है उसी ने तो अपॉइंट किया उसको। सेलर मे बी द ओनर, सेलर मे नॉट बी द ओनर। अब इसमें आपको वो पता होना चाहिए, एक पॉइंट आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ओनली एन ओनर कैन सेल हिज गुड्स। ओनर ओनर जो है वही गुड्स को बेच सकता है, पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस में नॉन ओनर कैन ऑल्सो सेल द गुड्स इफ ही हैज द अथॉरिटी, जैसे ऑथराइज्ड एजेंट हो गया। हम जब इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं तो हमारी पोजीशन एक तरीके से, वी आर नॉट द ओनर्स। आईआरपी जो है या आरपी जो है, ही इज नॉट द ओनर बट स्टिल ही कैन सेल आउट। तो सेलर इज अ बेटर वर्ड, सेलर अपॉइंट करता है ऑक्शनियर को, ठीक है। तो एजेंट ऑफ सेलर यहाँ पे हो जाएगा। हाँ पावर ऑफ अटर्नी वाला केस बिल्कुल सही है सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेघना कौन थी? अगर केस स्टडी ध्यान है तो मेघना सेलर है एक तरीके से, आप ये मान लीजिए, या वो ओनर है हमारे केस के अंदर, वो ही अरेंज कर रही है पूरा ऑक्शन। कैन मेघना सॉरी मेघना तो बिडर थी, बिडर। कैन मेघना रिट्रैक्ट फ्रॉम द बिड? उसने जो बिड लगाई वो रिट्रैक्ट यानी वापस लेना चाहती है, रिवोकेशन, रिवोकेशन वाली टॉपिक पे आ गया ये। क्या वो अपना बिड वापस ले सकती है? नहीं नहीं मैं नहीं ले रही अब। क्या मना करा जा सकता है? या एक टाइम होता है जब तक आप अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हो, एक टाइम के बाद आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक ही नहीं कर सकते हो। ऑप्शन है बी, राजेश जी की तरफ से, नो एज द अनाउंसमेंट हैज बीन मेड। अनाउंसमेंट तो सर हुआ ही नहीं, इम्प्लाइड ही था ना ये तो। आप ठीक है, इम्प्लाइड अनाउंसमेंट हो गया ऐसा कुछ। डी, डैमेज हो गया इसलिए अब हमें तो नहीं चाहिए सर। पर्सनल मत लीजिए, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है वैसे जाना है। पर्सनली तो बिल्कुल आपको लगेगा कि जब घड़ी नहीं है तो मैं क्यों लूं, पर लॉ क्या कहता है वो हमें समझना है।
जैसे ही हैमर फॉल हुआ वैसे ही एक्सेप्टेंस हो गया था. आफ्टर एक्सेप्टेंस यू कैन नॉट टेक बैक, रिवोक नहीं हो सकता. अब चाहे डैमेज हुआ है चाहे जो भी हुआ, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड. एज पर लॉ ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड. तो रिस्क पासेस विद द ओनरशिप. तो ओनरशिप भी पास ऑन हो गई, रिस्क भी पास ऑन हो गई. अब उसके बाद जो भी होता है वो सामने वाले का लक, तो वो मना नहीं कर सकती. एज पर लॉ शी कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम द बिड. सर वो ऐसा मानो ना, आप पूरा होने के बाद ही टूटा था. 3 बार बजी और लास्ट में वो टूट के लगा. इतना वर्ड बाय वर्ड तो नहीं देंगे केस में. ठीक है, सो आंसर इज सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. हु शैल बेयर द लॉस इन दिस केस? तो हमने बोला बेसिकली अभी मैंने आपको बताया भी, सेक्शन 26 यहाँ पे नोट कर लीजिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का. रिस्क पासेस विद द ओनरशिप. रिस्क पासेस विद द ओनरशिप. जो ओनर होगा रिस्क उसी का होगा. ही विल बेयर द लॉस. तो क्योंकि हमारे केस में हमने बोला कि जो बिडर है, अब वो बायर के पास प्रॉपर्टी आ गई है. प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, टाइटल आ गया है. नाउ ही विल और शी विल बेयर द लॉस. एग्जैक्टली, मेघना यहाँ पे वही बेयर करेगी लॉस. उसका लक था, टूट गई हैमर, हम क्या करें. बी. नेक्स्ट केस. सर लेट तो नहीं हो रहा है? हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए थे इसलिए 5-10 मिनट. नहीं नहीं, आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है. हम लोग तो नॉर्मली सबका कंसेंट हो तो हाँ फ्री कंसेंट से ही करना सर. नहीं, हम लोग तो नॉर्मली 9 बजे तक करते हैं क्लासेस, 7 से 9, 2 घंटे करते हैं ठीक हम है. तो. हाँ, तो कोई इशू नहीं है. आप अपने हिसाब से जितना आपको कन्वीनियंट लगे उतना करिए आप. हाँ जी. अच्छा, 2 घंटे. ओके. नेक्स्ट केस है सर. आप हाँ जी सर, मेरा कंप्लीट हो जाएगा अभी 10-15 मिनट में. ओके. अक्षय परचेज अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम जेठालाल, द ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. मैंने नाम डाल दिया पर प्लीज उसको इतना ध्यान मत दीजिए. चाहे अक्षय एक पर्सन है जिसने रेफ्रिजरेटर खरीदा है जेठालाल जी से, कंडीशन रख के. ठीक है, तो कंडीशनल परचेज है ये कि मैं आपका पहले फ्रिज 3 दिन यूज करके देखूंगा, उसकी क्वालिटी ठीक है तभी मैं उसके लिए पे करूंगा, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा. On second day itself, the refrigerator was spoiled due to uncertain voltage fluctuation. बहुत ज्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन था, वो फ्रिज खराब हो गया. Now जेठालाल demands the price of the refrigerator from अक्षय. अब जेठालाल जी कहते हैं कि भाई आपने तो खराब कर दिया, मैं क्या करूं, 3 दिन तक भी क्यों वेट करूं, आप तो मेरे को अभी पैसा दो. तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आप थोड़ा कोरिलेट करिए, ये किस तरह का अग्रीमेंट है. क्या ये सेल हो चुकी या सेल वाला है, या अग्रीमेंट टू सेल है, या फिर सेल ऑन रिटर्न बेसिस है, या फिर सिंपल क्रेडिट सेल है. आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है भाई फटाफट. बी, अग्रीमेंट टू सेल. अरुण जी भी कह रहे हैं अग्रीमेंट टू सेल. पवन जी कह रहे हैं अग्रीमेंट टू सेल. अनिल जी कह रहे हैं ओके. साहिल जी का एक चेंज आंसर आया है सी. और लोग और एक दो लोग कोई भी. नंद भारद्वाज जी आंसर नहीं दे रहे हैं. सुनित जी ने भी 1 या 2 आंसर दिया है. एक राजू जी हैं आपके टीम में, वो कुछ नहीं बोलते हैं. देखिए मैं पकड़ रही हूँ. एक्चुअली क्या पार्टिसिपेशन रहेगा तो मजा आएगा. अच्छा, उन्होंने कल क्लियर ही कर लिया. ओके, कंग्रेचुलेशन सर. फिर तो पेपर का थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे किस तरीके से आता है, थोड़ी देर में हम बात करते हैं. चलिए, हमारे पास जो भी आंसर्स आए, एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ सेल ऑन रिटर्न बेसिस. सेल ऑन रिटर्न बेसिस. सर आंसर क्लिक कर दीजिए. हाँ जी. हम सेल तो कर रहे हैं लेकिन रिटर्नेबल बेसिस पे. इसमें ओनरशिप कब पास ऑन होती है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है. आप यहाँ सेक्शन नोट का जाकर सेक्शन 24, अब उसमें लिखा हुआ क्या है. सेल ऑन रिटर्न बेसिस में ओनरशिप कब पास ऑन होगी, या तो जैसे उसने 3 रिटर्न और रिटर्नेबल. सर रिटर्न ही है.
रिटर्न, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। हाँ जी। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, सपोज आपने एक दिन यूज किया, 2 दिन यूज किया, आपको ठीक लग रहा है, आपने पेमेंट कर दिया, तो एज सुन एज पेमेंट इज मेड इधर ऑन द थर्ड डे या पहले ही, तो जैसे ही पेमेंट कर देंगे ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। हाँ सर, यहाँ पे सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। तो पहला तो हमने बोला कि पेमेंट जैसे ही हो जाता है। दूसरा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पे कि चलो पेमेंट नहीं किया, क्योंकि पेमेंट करने से ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि क्रेडिट सेल भी तो सेल ही होती है। आपने मशीन आज खरीद ली ऑन क्रेडिट, पर आप यूज तो कर सकते हो ना उसको, राइट टू यूज तो आपके पास आ ही गया, ओनरशिप आपके पास आई गई। तो पेमेंट से कभी भी ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो नोट कर लें। पेमेंट इज इरेलेवेंट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे हम ये समझना चाह रहे हैं ओनरशिप कब पास ऑन होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, या तो पेमेंट कर दिया हो, दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस, और द पर्सन हैज एक्सेप्टेड। तो अब एक्सेप्टेंस उसने कब दे दिया, एक दिन यूज करके उसको अच्छा लगा, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, या तीसरे दिन उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे बोला हुआ है एक्सेप्टेंस होते ही सेल ऑन रिटर्न बेसिस विल कन्वर्ट इनटू सेल। ठीक है, वहां ओनरशिप पास ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट, या फिर उसने 3 दिन के बाद कुछ बोला ही नहीं, ही रिटेन द गुड्स इवन आफ्टर दैट टाइम पीरियड। तो रिटेंशन अगर कर लिया, 3 दिन बाद उसको करना चाहिए था कायदे से रिटर्न, अगर वो नहीं रखना चाहता तो पर उसने अगर रिटेन कर लिया गुड्स को, देन इट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, उस केस में भी यहाँ पे ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। एक और केस लिखा हुआ है सर, उसने क्या किया, दूसरे दिन अपने फ्रेंड को ये रेफ्रिजरेटर दे दिया, खुद तो नहीं रख रहा, अपने फ्रेंड को दे दिया, अब उसके फ्रेंड के घर पे खराब हो गया, नाउ हु विल बियर द लॉस। उस केस में भी यहाँ पे सेल मान लिया जाएगा, क्योंकि वैसे तो वो ओनर ही की तरह की सेल है जो सेक्शन 24 में डिस्कस की गई है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, whether Akshay is liable to pay the price under the sale of goods। क्योंकि वो फ्रिज खराब हो गया था ना, तो जो शॉपकीपर है वो कहता है कि अब मुझे पूरे पैसे दो उसके। देखिए, जहां भी प्राइस बोल रहे हैं, प्राइस मींस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जहां डैमेज वर्ड बोलेंगे तो वो डैमेज के लिए होगा। बेसिकली प्राइस इज ऑलवेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो फुल प्राइस पे करने के लिए उसको बोला जा सकता है क्या। तो ऑप्शन है आपके पास, यस सिंस द ओनरशिप हैज पास, या प्रॉपर्टी पास नहीं हुई। देखिए, प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप इज वन एंड द सेम थिंग, पर मैंने अलग अलग यूज किया सो दैट आपको पता लगे कि ऐसे दो सिमिलर मतलब वर्ड्स कहीं भी कुछ भी आ सकते हैं। राजेश जी कहते हैं बी। एक दो जवाब और आएंगे हमारे पास, तब हम आगे चलें। साहिल जी कह रहे हैं सी। सर आंसर दिखा दीजिए। अभी तो हमने बात करी कि प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हुई नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन में क्या हुआ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, फ्रिज खराब हो गया, तो वो एक टॉपिक नहीं आता इम्पॉसिबिलिटी, हमारे हाथ में तो है ही नहीं, इट इज बियॉन्ड कंट्रोल। वो वाला है क्या यहाँ पे, बियॉन्ड कंट्रोल था या हमने जानबूझ के किया था। ऐसे तो हमने तो कुछ किया नहीं, हमारी वजह से तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं, तो ऑटोमेटिक कुछ हुआ गड़बड़। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी पास ऑन ही नहीं हुई, हमारी तरफ से ना एक्सेप्टेंस था, ना पेमेंट था, ना हमने कोई ऐसा काम किया जिससे शो कि हम ओनरशिप चाहते हैं। ठीक है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज स्टेबलाइजर। हाँ सर, ये बोल सकते हैं कि उसने नहीं लगाया, वो आगे की आर्ग्यूमेंट्स है। हाँ, वो आगे की, आजकल सर इनबिल्ट ही आता है रेफ्रिजरेटर में, अलग से आप लगाते भी नहीं है वो सब। तो कुछ भी चीज हो सकती है, वो तो आगे की आर्ग्यूमेंट्स के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इतना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है।
Now who will ultimately bear the loss? अक्षय बेयर करेगा, जेठालाल यानी जो ओनर था शॉप का वो बेयर करेगा, प्रोपोर्शनेटली बेयर करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बोलेंगे आप बेयर कीजिए? तो हमने अभी बोला कि जो ओनर होता है ही बियर्स द लॉस, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप, सेक्शन 26। तो आंसर यहाँ पे जेठालाल है, बिकॉज ही इज स्टिल द ओनर ऑफ द गुड्स, ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, ये 24 पे चल रहा है पूरा टॉपिक, सेल और रिटर्न बेसिस वाला। तो ये 3 पॉइंट्स है सर, एनी ऑफ द अबव है इसका आंसर। आप ये नोट कर लें चाहे। ओनरशिप कब पास ऑन होती है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में, इस तरह के जो भी एग्रीमेंट्स हैं? सेल ऑन रिटर्न बेसिस में कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है? व्हेन ही सिग्निफाइज, ही यानी जो बायर है एक तरीके से, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। सेकंड, व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, चाहे पेमेंट कर दिया चाहे कुछ भी कर दिया। या थर्ड, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स, वो रिटेन कर ले। बी वाला जो ऑप्शन है, मैं आपको वापस बता दूं, उसके एग्जाम्पल में हो सकता है उसने किसी को आगे सेल कर दिया गुड्स, या उसने आगे गिफ्ट दे दिया, वो सारे कंडीशंस यहाँ पे आ जाएंगे बी वाले पॉइंट के अंदर। आंसर बिल्कुल इसका डी है, कोई डाउट ही नहीं है, सिर्फ आप ये पॉइंट्स नोट कर लें इसलिए हमने अभी रखा है। आगे चले, केस स्टडी 5। अब ये हम ले रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की केस स्टडी, छोटी सी है, हम फटाफट कवर कर लेंगे। सिंपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है बेसिकली वो डील करता है आपके प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के लिए, ठीक है। सेक्शन 13 वहां पे आप नोट कर लीजिए, जहां लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सेक्शन 13। और 3-4 सेक्शन और आप नोट कर लीजिए। सेक्शन 4 आता है प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन, सेक्शन 5 आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन, सेक्शन 6 है चेक की डेफिनेशन। तो हमने बोला 13 में तो ब्रॉडली बता दिया कि कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर 4, 5, 6 ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए। और चेक के लिए एक जो डिसऑनर वाली बात आ जाती है कि पनिशमेंट मिलेगा डिसऑनर वाला केस के अंदर, तो डिसऑनर ऑफ द चेक वाला जो पॉइंट है सेक्शन 138 इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, आप वो एक नोट कर लें, डिसऑनरिंग ऑफ द चेक, उसमें कैसे पनिशमेंट मिलता है, सेक्शन 138। ठीक है, हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ एक वर्ड्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एंडोर्स करना, एंडोर्स मतलब आगे ट्रांसफर करना किसी पर्सन को, ट्रांसफर करने का भी तरीका है सर, हमने वो अभी केस स्टडी पढ़ी नहीं। ओके, हाँ जी, है ना, इसमें ये एंडोर्स वर्ड आ रहा है, तो मैं वही बताना चाह रही थी एंडोर्स का मीनिंग क्या है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सेठी ड्रू अ चेक, अच्छा चेक में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 3 पार्टीज, वही ड्रॉई और एक पेई और होता है यहाँ पे। इट इज इंपॉर्टेंट, चेक में ड्रॉई हमेशा बैंक होगा। इन केस ऑफ चेक, ड्रॉई is always bank and it is always a demand instrument. It is always a demand instrument. आप नोट कर सकते हैं, चेक is a type of bill of exchange. Check is a type of bill of exchange which is always payable on demand. Which is always payable on demand and drawee is always a bank. दोनों conditions हैं. Drawee is a bank. ठीक है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेठी ड्रू अ चेक फॉर ₹2 लाख पेबल टू विष्णु एंड डिलीवर्ड इट टू हिम, उसने चेक बनाया और उसको दे दिया। विष्णु endorsed the check in favor of Ayansh but kept in his table drawer. Subsequently Vishnu died and check was found by Ayansh in Vishnu's table drawer. उसकी तो डेथ हो गई विष्णु की, बाद में अयांश को उसके टेबल के ड्रॉअर में मिला। Ayansh filed the suit for recovery of the check. ये यहाँ पर केस है, आप समझ रहे हैं। ओरिजिनली बनाया सेठी ने बना के दे दिया आगे विष्णु को,
विष्णु उसे आगे देना चाहता था अयांश को, लेकिन वो उसके चेक ड्रॉअर में ही रह गया। तो बाद में मिला, अयांश को ड्रॉअर जब खोला देखा तो उसमें चेक मिला, वो कहता है अब मुझे दे दो। तो क्या वो ले सकता है या उसका कोई राइट नहीं है आफ्टर डेथ, इस तरह की बात आएगी। तो हम पहले समझना चाहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर किया जाता है, हाउ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड, बाय सिंपल डिलीवरी, बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, बाय एंडोर्समेंट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर्स प्लीज चैट बॉक्स में आप बताएं। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देती हूँ। सिंपल डिलीवरी क्या हुआ, मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है, मैंने आपको दे दिया, दैट इज सिंपल डिलीवरी, बिना कुछ लिखा पढ़ी करे, बिना कुछ आपका नाम लिखे, बिना मैंने अपना साइन करे आपको दे दिया, दैट इज सिंपल डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मतलब होता है जब मैं आपको दे रही हूँ कोई चीज, मैं साइन करके दे रही हूँ। हो सकता है मैं आपका नाम लिख के दूं कि मैं मिस्टर गुप्ता को ये ट्रांसफर कर रही हूँ और नीचे अपना साइन लिख करके दूं। तो एंडोर्समेंट कैन बी ब्लैंक, इट कैन बी फुल। ब्लैंक एंडोर्समेंट मतलब व्हेन आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन टू whom आई एम एंडोर्सिंग। ठीक है, मैं जिसको दे रही हूँ उसका नाम नहीं लिखा, तो ब्लैंक एंडोर्समेंट। नाम लिख के दिया तो वो कहलाता है फुल एंडोर्समेंट। इंपॉर्टेंट चीज एंडोर्समेंट में क्या है, देने वाला अपना साइन करके फिर आगे पास ऑन करता है। ठीक है, चाहे बैक पे साइन करे चाहे फ्रंट में साइन करे, वो अपने हिसाब से साइन करके आगे दे रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट, डिलीवरी में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सिंपल ट्रांसफर कर दिया। एंडोर्समेंट में यू आर साइनिंग एंड देन यू आर डिलीवरिंग ऑल्सो। सो एंडोर्समेंट इज इनकम्प्लीट, आप ध्यान से समझिए, एंडोर्समेंट इज इनकम्प्लीट until and unless it is delivered to the person to whom you want to ट्रांसफर। या इंडोर्सी को जब तक आपने डिलीवर नहीं कर दिया, मैंने साइन करके खुद के ही पास रख लिया अगर, तो वो एंडोर्समेंट नहीं कहलाएगा। एंडोर्समेंट का मतलब हुआ साइन करिए और फिर सामने वाले पर्सन को दीजिए। ठीक है, दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट। कंप्लीट एंडोर्समेंट तब होता है, तो जैसे इस वाले केस में उसने साइन करके खुद के पास ही रख लिया, आगे दिया ही नहीं, तो वो एंडोर्समेंट हुआ ही नहीं, द टाइटल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। बेसिकली हमें यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, discuss the position of Ayansh if he was a minor and it was duly delivered to him। सोचिए अगर अयांश माइनर है, दो अजम्पशंस ले लिए, अयांश माइनर भी है और वो ड्रॉअर में नहीं रखा और उसने विष्णु ने मरने से पहले उसको दे दिया था अयांश को। तो क्वेश्चन ये आता है क्या माइनर को चेक मिला, वो वैलिड है क्या, माइनर को आप चेक दे सकते हो क्या? सुनीत जी ने सबसे पहले जवाब दिया इस बार सी, श्रीकांत जी भी कह रहे हैं सी। बहुत सिंपल सा है, आप सोच के देखिए, आप अपने आप को माइनर समझिए, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको। विशाल जी कह रहे हैं सी। देखिए माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी, आप नोट कर लीजिए, माइनर के बेनिफिट में कोई चीज हो रही है तब तक सब बढ़िया, सब अलाउड है, सब वैलिड है। माइनर को देना नहीं है, वो देने के नाम पे वो मना हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर सकता है माइनर? हाँ, आंसर तो इसका सी है सर। अब मैं दूसरा कुछ पूछ रही हूँ, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर सकता है माइनर? भाई चेक साइन करके दे सकता है क्या आगे? श्रीकांत जी कहते हैं नहीं, विशाल जी कहते हैं नहीं, नहीं नहीं नहीं, सभी नहीं नहीं कह रहे हैं। साइन कर देगा पर उसकी लाइबिलिटी नहीं है, साइन करने को तो मना नहीं करता ये एक्ट, बोलता है करो आराम से, पर तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं रहेगी कभी भी। हाँ, तो आप वो गार्जियन से या कैसे भी करके वो करवा सकते हैं काम, बट ही विल नेवर बी लायबल ऑन हिज ओन। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया, सुनीत जी ने फटाफट जवाब दे दिया, एक्टिव हो गए अब सुनीत जी एकदम से। वैलिडिटी पीरियड फॉर प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक इन बैंक 3 मंथ्स, ये तो मतलब क्लियर है, पर कई बार आप अपडेटेड नहीं होते हैं तो वो रह जाता। इट्स 3 मंथ्स सर, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफ रोहन, अब रोहन एक नया बंदा आ गया यहाँ पे, सपोज एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है विष्णु जी का, ही डिलीवर्स टू हिज फ्रेंड, उसने ना, अयांश ने देखा नहीं चेक, इमेजिन करिए रोहन एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसने ड्रॉअर खोला, उसको मिला, उसने सोचा गायब कर देते हैं पैसे, उसने निकाल के रेनू को दे दिया, तो वो अलाउड है क्या? तो हमने बोला है कि ओनरशिप, ऑप्शन ए, ओनरशिप विल पास टू रेनू,
या टाइटल डज नॉट पास टू रेनू क्योंकि डेथ हो चुकी थी विष्णु जी की, अब क्या होता है आगे, अयांश स्टिल एंटाइटल्ड, उसका नाम लिखा हुआ है भाई, या फिर डी इनवैलिड एक्ट, वो कर ही नहीं सकता इस तरीके का काम लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या वो कर भी देगा तो वैलिड नहीं है एक तरीके से। सर ये इनवैलिड एक्ट है, वो कर भी देगा तो भी लीगली इसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, क्योंकि आप सी पॉइंट भी नहीं हो सकता सर, अयांश तो एंटाइटल है ही नहीं ना। एंटाइटलमेंट कब आता है उसके पास, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्स का फुल मतलब ही यही था कि इंडोर्स तो कर दिया था, हमने क्वेश्चन में पढ़ा, इंडोर्स करके वहीं रख दिया, ठीक है, साइन करके वहीं रख दिया ड्रॉर में, अगर वो डिलीवर नहीं किया तो एंटाइटलमेंट हुआ ही नहीं अयांश का। अभी भी ओनरशिप किसकी है, विष्णु की ही है, और विष्णु जी की डेथ हो गई तो अब वो पैसा वहीं रह गया। कैन इट बी टाइटल डज नॉट पास टू रेनू? सर पहले तो हाँ, मतलब ऑप्शन बी और डी में अगर पूछा जाए तो बेटर ऑप्शन है, इट इज एन इनवैलिड एक्ट सर। बी भी अल्टीमेटली कह तो वही रहा है कि टाइटल उसको ट्रांसफर नहीं हुआ, पर ऐसा कर भी सकते थे क्या, करा भी जा सकता है क्या, उसके लिए बोला है। हाँ जी, इंडोर्स ही नहीं हुआ था बिल्कुल। ठीक है, हमने जो भी थोड़ा बहुत केस स्टडीज ली, आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो हम बात कर सकते हैं। और सुनीत जी, हम ऐसा डिस्कस करेंगे कल का कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, अब तो आईपी बन गए हैं ये भी। So before we invite Sunit ji to discuss about his success and the questions which were asked, we are really thankful to see Divya Subhani ji for her wonderful deliberation, and she has always been above excellent. सर आज तो मैंने आपको परेशान किया, आपको पीपीटी चलानी पड़ी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स माय प्लेजर, ऐसी बात नहीं। हाँ, so we are stopping the recording now and